हेलो दोस्तों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी का सम्मुख लेकर आया हूं स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय उद्योग और राष्ट्रीय साहित्य का क्या योगदान है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश स्वदेशी आंदोलन के दौरान हम सभी को सर्वप्रथम तो एकता और भाईचारे में फूट डालने का हर संभव कोशिश किया था। तो उसी बीच में आपको ये भी और एक बात बताना चाहता हूँ कि स्वदेशी आंदोलन को समझने से पहले आप बंगाल विभाजन को अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो कुल मिला के आप स्वदेशी आंदोलन को थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। मैंने बंगाल विभाजन का समझ जाते हैं, बंगाल विभाजन तो मोटा मोटी आप 30% आप स्वदेशी आंदोलन को समझ जाएंगे, क्योंकि बंगाल विभाजन का जो आक्रोश था वही कहीं ना कहीं स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। तो स्वदेशी आंदोलन अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से अपनी व्यवस्था को ही हम स्वदेशी आंदोलन बनेंगे, क्योंकि ब्रिटिश का अधीन में हम लोग रह रहे थे। ब्रिटिश हमको गुलाम बना चुकी थी। तो हमारा आर्थिक अवस्था पूरी तरह से अत्यंत खराब था, अत्यंत खराब ही बोल सकते हैं उसको, जिसका फायदा ब्रिटिश हमारी उठाती थी। और ब्रिटिश को भी पता था कि इंडियन लोगों का आर्थिक अवस्था पूरा खराब था। तो चंद रुपयों का लोभ देकर या नौकरी देने का झांसा देकर हमारे जमीन को खरीद लेते थे। तब जमीन बेचने वाले भी बहुत लोग थे उन दिनों में। तो ऐसे परिस्थितियों में क्या होता था कि हमारी एकता में कहीं ना कहीं फूट पड़ जाती थी। जब कुछ लोभ का वो आ जाए, तो अवसर मिल जाए, तो आज मैं आप लोग का उसी संदर्भ में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय साहित्य में और राष्ट्रीय उद्योग में क्या योगदान रहा स्वदेशी आंदोलन में। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, साहित्य का किसी भी जंग को जीतने के लिए साहित्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। साहित्य बोले तो कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब साहित्य के अंतर्गत में आते हैं। यहाँ तक कि भाषण भी बाजी जो होता है वो भी साहित्य के अंतर्गत में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी जंग को जीतने के लिए, किसी भी देश को अपनी सॉवरेनिटी कायम रखने के लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, राइटर जब लिखते हैं कहानी, कविता या उपन्यास, तो उनको सुनकर आपके कहीं ना कहीं रोए खड़े हो जाते हैं और आपके अंदर भी इतना जुनून पैदा होता है कि देश के लिए कर मिटने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे साहित्य का क्या योगदान है। हालांकि मैं एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि अगर मान लीजिए आपका अर्थव्यवस्था अगर अच्छा ना हो तो इससे क्या होता है, आपके जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अगर वही अर्थव्यवस्था अच्छा रहे तो ऑटोमेटिक आप क्या होंगे, आपका सामाजिक अवस्था जो होता है अच्छी होती है। साथ साथ में आप क्या होते हैं, अंशतः शिक्षित भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैसा रहे तो आप जाहिर सी बात है स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। इससे क्या होता है, आपका अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपका सामाजिक दृष्टि जो होता है वो भी अच्छा हो जाता है। तो हमारे जो स्वदेशी आंदोलन जो हुए थे तो उसमें इन सब असुविधाओं का हमको सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन दिनों में हम ब्रिटिशों के अधीन में थे। तो हमारा स्वदेशी बोल के, अपना देसी बोल के कोई कंपनियां नहीं थी, या थी भी तो लिमिटेड थी। तो जिसका भरपूर फायदा अंग्रेज हमसे उठाए थे, हमारे यहाँ भरपूर फायदा अंग्रेज उठाए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कि ऐसे बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कुटीर उद्योग का स्थापना करने में अहम भूमिका निभाए थे, जिनमें कुछ कुछ नाम मेरा स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं कुछ सेकंड छोड़ रहा हूँ, आप इनको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट मार लेंगे, नाम याद कर लेंगे तो आपको नोट बनाने में या किसी भी तरह का एग्जाम देने के लिए तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगी। क्योंकि एग्जाम में ऐसे बहुत सारे ऐसा प्रश्न भी आएगा, कोई भी एक हमारा फ्रीडम फाइटर का नाम दे देगा, संतना सरानी का नाम दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन व्यक्ति स्वदेशी आंदोलन से
स्वदेशी आंदोलन में शामिल थे। वहाँ कुछ और भी नाम आ जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत आप लड़खड़ा जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं टॉपिक को मैं विस्तार से आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो था, तो जाहिर सी बात है उन दिनों में हमारे जो बुद्धिजीवी थे लोगों को ये सिखाएं कि स्वदेशी कहने का मतलब सिर्फ वस्तु का बहिष्कार नहीं, बल्कि स्वदेशी कहने का मतलब पूर्ण रूप से अपना, हर चीज अपना। जैसे कि हमारा कंपनी में हमारा होना चाहिए, कपड़ा बनता है वो भी हमारे कंपनी में ही बनना चाहिए, मसाला हो वो भी हमारा कंपनी से तैयार होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था हो वो भी हमारे स्कूल ही होना चाहिए, माने इंडियन होना चाहिए। तो आप समझ चुके हैं स्वदेशी क्या चीज होता होगा। तो देखिए, स्वदेशी उद्योग में जैसे कि उन दिनों में हमारे जो बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी आम जनता को यह प्रोत्साहित करते हैं कि आप ब्रिटिश कंपनियां को छोड़कर अपने बलबूते पर बड़ा ना से ही छोटा कंपनी आप स्थापित कीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और आप 2-4 लोगों को नौकरी भी दे सकेंगे, जिसके आपके बदौलत उनका भी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। तो अगर अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो क्रांति जो चल रहा था उन दिनों में, जो आंदोलन चल रहा था, उसको और भी ताकत मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम सर्वप्रथम तो अपने अर्थव्यवस्था को सुधारना बहुत आवश्यक था। तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या हमारे अंदर जुनून को पैदा करने के लिए जो साहित्यकार थे वो भी कम नहीं थे। साहित्यकार जो थे अपने नाटक के जरिए, अपने कविता के जरिए, अपने कहानी के जरिए हमको कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, ताकि हम असहयोग आंदोलन में अपना भरपूर सहयोग दें, और दिए भी थे। उन दिनों में अंशतः जो भारत की जनता थी आपका असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई चुकी थी। यहाँ यूं कह लीजिए कि हर घर से, हमको लगता है कि 3-4 घर में से एक व्यक्ति जरूर होगा असहयोग आंदोलन में। पर ब्रिटिश ये नहीं चाहती थी, ब्रिटिश कहीं ना कहीं क्रूर नीति हमारे ऊपर अप्लाई कर रही थी, क्योंकि ब्रिटिश का नीति था फूट डालो और राज करो। तो हमारे बीच में जो भाईचारा था हिंदू मुस्लिम के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं मतभेद पैदा करने का अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही थी। तो उन दिनों में जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े कंपनी तो हम नहीं स्थापित कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास उतना मनी नहीं था, पैसा नहीं था। तो बुद्धिजीवियों के द्वारा यह बताया गया कि आप छोटे कंपनी स्थापित कीजिए। छोटे कंपनी बोले तो जिसको कॉटेज इंडस्ट्री बोल सकते हैं आप। इसके लिए ना पैसा अधिक लगता है, ना ही आपको जमीन अधिक लगता है, और ना ही मजदूर अधिक लगता है। कुछ कंपनियां ऐसे भी होते थे जिसमें घर परिवार के सदस्य मिलकर कंपनियों को चला रहे थे। तो ऐसे कंपनियों में अगर देखा जाए तो सूत काटने का उद्योग था, जैसे कि सरसों का तेल उद्योग, मतलब सरसों पेरने का उद्योग, चीनी उद्योग, साबुन बनाने का उद्योग, मोमबत्ती बनाने का उद्योग, बेकारी, ये सब उद्योग थे। इसके साथ जब ये सब उद्योग जो आए तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो रही थी, मैंने उसका नींव पड़ चुकी थी अर्थव्यवस्था को। इसके बाद बड़े कंपनियां भी आती है, जैसे कि मान लीजिए बीमा कंपनी है ना, बीमा कंपनी भी आ जाती है। उसके साथ कुछ हमारे जो क्रांतिकारी थे वो भी अपना भरपूर सहयोग देते हैं। उन्होंने जैसे कि 1897 ईस्वी में रविन्द्र ठाकुर ने एक स्वदेशी भंडार स्थापित किए, जिसमें स्वदेशी भंडार स्वदेश की ही, मतलब अपने देश की सारी सामग्री वहां मिलती थी। दूसरी नंबर योगेंद्र नाथ चौधरी और कृष्ण बिहारी सेन के प्रयास से सन 1905 ईस्वी में इंडियन स्टोर स्थापित किया गया। तो नाम से आपको पता चलता है इंडियन स्टोर कहने का मतलब उसमें इंडिया के लोगों द्वारा निर्मित सारी वस्तुएं वहां मिलती होगी। 1903 ईस्वी में लक्ष्मी भंडार और अब्दुल हामिद गजनी के द्वारा यूनाइटेड बंगाल स्टोर स्थापित किया गया था, और प्रफुल्ल राय के द्वारा बंगाल केमिकल की स्थापना की गई थी। तो परीक्षा में जनरली पूछ देता है कि आपका बंगाल केमिकल की स्थापना किसने किया था, तो प्रफुल्ल राय होगा आपका, याद रखिएगा एग्जाम के नजरिए से भी।
और 1907 ईस्वी में जमशेदपुर टाटा एक कंपनी स्थापित होती है, जो कि वर्तमान में आप टाटा कंपनी के नाम से जानते हैं। जितने भी लोहा आप देखते हैं अच्छी क्वालिटी का, सब टाटा कंपनी का ही होता है। तो जैसे कि रेलवे लाइन देखिए, अच्छी क्वालिटी की लोहा होती है। रेलवे गाड़ी जो बनता है टाटा कंपनी से बनता है। और आज टाटा तो छोटे मोटे हर चीज बनाती है कंपनी, ठीक है। वहीं दूसरी ओर देखिए तो ये तो आपका उद्योग के क्षेत्र में हो गया, इनका बहुत बड़ा योगदान था। वहीं दूसरी ओर साहित्य में भी कम नहीं थे। जो हमारे बुद्धिजीवी थे अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय जनता को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे थे। तो उसमें से स्वदेशी आंदोलन का अगर नेताओं में अगर देखा जाए तो आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर, अरविंद घोष, सतीश चंद्र मुखोपाध्याय, ठीक है। इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अरविंद्रनाथ ठाकुर, भगनी निवेदिता, ये सब प्रमुख थे। तो जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले भी वीडियो में भी आपको बताया हूं, कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका निकाले थे। उस पत्रिका में लिख दिए थे बंगाल का सर्वनाश, इनके द्वारा लिखा हुआ था। तो बंगाल का सर्वनाश जो लिखा हुआ था, इसको पढ़कर विस्तार पूर्वक लिखा हुआ था। अंग्रेज का नीतियों का उल्लेख किया गया था, वहां पर इसकी मंशा को उल्लेख किया गया था। तो इसको पढ़कर आम जनता सक्रिय हो जाती है और उनको समझ में आता है कि ये जो ब्रिटिश है ये हमारा हितैषी नहीं है, बल्कि हमारा जो श्रम था, या यूं बोल लीजिए हमारी कमजोरियों का फायदा उठा रहा था। वहीं उसी तरह चल लीजिए सतीश चंद्र मुखोपाध्याय, उन्होंने तो एक कदम और आगे बढ़कर जो ब्रिटिश का स्कूल थे, उन स्कूलों में छात्र जो पढ़ रहे थे उन सभी से आह्वान किया कि आप स्वदेशी स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चों को, या खुद पढ़िए। अभिभावक से भी अनुरोध किया। दूसरी तरफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखकर आम जनता को उत्तेजित कर रहे थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ये भी कम नहीं थे, इन्होंने गोरा लिखे। इसके बाद अमर सोनार बांग्ला, जो कि बाद में बंगाल का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। इसके बाद यदि तुम्हार क्यों ना सुने तुम्हें एकला चलो रे, मतलब कहने का मतलब बांग्ला में है ये, माने यदि तुम्हारा कोई बात कोई नहीं सुनता है, तुम आप आगे बढ़िए, आपको देखकर पीछे से दो आदमी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्योंकि उन दिनों में ब्रिटिश क्या कर रही थी, हमारे ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही थी, एक से एक कूटनीतियां हमारे ऊपर अप्लाई कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवियों में भी कुछ पार्ट ऐसे थे जो डट कर सामना कर रहे थे, या आम जनता भी बोल लीजिए, तो कुछ लोग लड़खड़ा भी रहे थे। क्योंकि कोई भी अत्याचार सहने की सीमा होना चाहिए, वो सीमा से बाहर जा रहे थे लोग, ब्रिटिश लोग। तो उसी में भगनी निवेदिता जो थी, भगनी निवेदिता भी उन दिनों में अरविंद्रनाथ ठाकुर ने, अरविंद्रनाथ ठाकुर नहीं, अरविंद घोष, उन्होंने ये अनाउंस किए कि बहिष्कार का मतलब सिर्फ वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, बल्कि बहिष्कार का मतलब ये कि ब्रिटिश के द्वारा कोई भी तालमेल नहीं रखना, कोई किसी भी काम में सहयोग नहीं देना है उनका, ये उनका उद्देश्य था, या आम जनता को ये समझाने का प्रयास किए। दूसरी तरफ देखिए, उन्होंने भगनी निवेदिता जो थी, या भगनी निवेदिता को चलो मैं तो आपको लास्ट में लेके जाता हूँ, क्योंकि भगनी निवेदिता एक ऐसी औरत थी जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, और उनका इम्पोर्टेंट रोल भी था बहुत। तो देखिए, उन दिनों में कई साहित्यकार थे जिन्होंने अपने कहानी या उपन्यास के माध्यम से आम जनता को प्रेरित कर रहे थे, जिसमें सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय जो थे, उन्होंने एक बंगाली साहित्य रचे थे, या बंगाली मैगजीन बोल लीजिए, साप्ताहिक मैगजीन बोल लीजिए, जो कि 1904 ईस्वी में था। कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी,
जो कि वो भी 1906 ईस्वी में। भूपेंद्र नाथ दत्त जो कि साप्ताहिक उनका मैगजीन था, युगांतर पत्रिका, 1906 ईस्वी में। सतीश चंद्र मुखोपाध्याय दी डॉन 1906 ईस्वी में। अरविंदो घोष वंदे मातरम 1905 ईस्वी में। इन लोगों ने अपने कहानी, उपन्यास या नाटक के माध्यम से समय समय पर आम जनता को प्रेरित करते रहे अपने देश के प्रति, और इनके यथार्थ प्रयास के कारण आम जनता जो थी अपना भरपूर सहयोग भी दे रही थी इस असहयोग आंदोलन में। तो जैसे कि मैं बताया, असहयोग आंदोलन बंगाल विभाजन का ही एक बड़ा रूप था। बंगाल विभाजन से जो आम जनता नाराज हो गई थी, कहीं ना कहीं वो नाराजगी एक बड़े स्तर पर चला जाता है, और उसी को हम स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताया कि स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय उद्योग और साहित्य का क्या योगदान है। इससे पहले मैं वीडियो में आपका राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, इन 4 टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप इसके ऊपर, ये जो वीडियो है, मैं आशा करूंगा आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके पश्चात अगर ये वीडियो देखेंगे तो पूर्ण रूप से आप स्वदेशी आंदोलन को पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। एग्जाम के नजरिए से आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, मैं आशा करता हूँ इसी। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगा कि कुछ आपको मैं ज्ञान की थोड़ी सी बहुत विस्तार किया हूँ, आपका उसमें बढ़ोतरी किया हूँ ज्ञान की सीमा में, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।